गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दर्ज होगी रेप की एफआईआर। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को करारा झटका दिया है। अदालत ने शाहनवाज के खिलाफ कथित रेप मामले में एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाहनवाज हुसैन की ओर से पेश वकीलों को बताया कि निष्पक्ष जांच होने दीजिए, अगर मामले में कुछ नहीं होगा तो वे बच जाएंगे। मामले में शाहनवाज हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को बताया कि शाहनवाज के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला ने एक के बाद एक कई शिकायतें दर्ज कराई। पुलिस ने इन शिकायतों की जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। रोहतगी ने कहा कि शाहनवाज हुसैन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हालांकि पीठ ने कहा कि हमें इसमें दखल देने का कोई कारण नहीं मिला है, इसलिए हमने उनकी याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ऋषभ पंत ने पहली बार दिया बयान, बोले सबको बताना चाहता था कि मैं ठीक हूं। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट सुपरस्टार ऋषभ पंत पिछले महीने अपनी दर्दनाक कार दुर्घटना के बाद से अस्पताल में हैं। उनकी रिकवरी और सर्जरी को लेकर लगातार मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स में उनकी वापसी और सर्जरी को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे थे। ऐसे में क्रिकेटर का सही हेल्थ अपडेट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब खुद ऋषभ पंत ने अपनी हेल्थ और सर्जरी को लेकर अपडेट दे दिया है। ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया। इसमें उन्होंने अपनी हेल्थ और सर्जरी के बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने सभी के सपोर्ट के लिए उनका धन्यवाद भी दिया। पंत ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि मैं सभी के सपोर्ट और शुभकामनाओं के लिए विनम्र और आभारी हूं। बस सभी को बताना चाहता हूं कि मेरी सर्जरी सफल रही। शुक्रगुजार हूं कि मैं ठीक होने की राह पर हूं। उन्होंने लिखा कि मैं पॉजिटिव हूं और हर दिन बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैं इस कठिन समय के दौरान आप सभी के समर्थन और सकारात्मक ऊर्जा के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली, एलजी के साथ आम आदमी पार्टी की फिर ठनी। केजरीवाल बोले एलजी हमारे हेडमास्टर नहीं जो हमारा होमवर्क चेक करेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना के बीच सुप्रीयोरिटी की जंग थम नहीं रही है। शुक्रवार को ही केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना से बात की थी और टकराव को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन बात बनने के बजाय बिगड़ती लग रही है। सीएम केजरीवाल ने सोमवार को एक बार दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना पर फिर से हमला किया और कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे हेडमास्टर नहीं है जो कि हमारा होमवर्क चेक करेंगे। उन्हें हमारे प्रस्तावों पर सिर्फ हाँ या ना कहना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार को कामों को जानबूझकर राजनीतिकरण कारणों की वजह से रोका जा रहा है। एलजी और केजरीवाल के बीच टकराव की नई वजह दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को फिनलैंड भेजने की योजना है। इस योजना को एलजी ने कथित तौर पर खारिज कर दिया है। इस मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एलजी के घर तक मार्च किया और दिल्ली सरकार के कामों में एलजी के कथित दखलंदाजी का विरोध किया। इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ थे। सोमवार को दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही खत्म हो जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने इस मार्च को निकाला। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सरकार बोली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में हमारे प्रतिनिधि शामिल करे। कानून मंत्री की सीजेआई को चिट्ठी। इससे 25 साल पुराने सिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही तय होगी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी है कि कॉलेजियम में उनके प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सीजेआई को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकारी प्रतिनिधि शामिल करने से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और जनता के प्रति जवाबदेही भी तय होगी। किरण रिजिजू ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट में भी जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। लोकसभा उपाध्यक्ष भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर विधायिका के कामकाजों में दखलंदाजी करता है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह बेहद खतरनाक है। न्यायिक नियुक्तियों में सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या न्यायाधीशों को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए या फिर इसे एक स्वतंत्र संस्था ही रहने देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू, 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। पीएम मोदी ने 15 मिनट का रोड शो किया। जी हां दोस्तों, भाजपा ने 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आज से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। यह मंगलवार यानी कि 17 जनवरी तक चलेगी। मीटिंग शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद मार्ग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक करीब 15 मिनट रोड शो किया। इसके बाद वे कार्यकारिणी की बैठक में भी पहुंचे। कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी महासचिव, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी भी शामिल हुए। इससे पहले भाजपा हेडक्वार्टर में सोमवार सुबह नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। दोस्तों, रोड शो के बाद कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ललित मोदी कोरोना संक्रमित हुए, बेटे को बनाया अपना उत्तराधिकारी, कहा मेरे रिटायर होने और बच्चों के बढ़ने का वक्त, सब उन्हें सौंप रहा हूं। जी हां दोस्तों, आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी लंदन में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उन्हें 2 हफ्ते में दूसरी बार कोरोना हो गया। बीमारी के बीच उन्होंने बड़ा फैसला लिया, अपना सब कुछ बच्चों को सौंप दिया। ललित मोदी को उन्हें 3 दिन पहले ही मैक्सिको सिटी से एयरलिफ्ट करके लंदन के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से ही उन्होंने फैमिली ट्रस्ट से इस्तीफा देकर बेटे रुचिर को परिवार की कमान सौंपने का ऐलान कर दिया। ललित मोदी ने के मोदी फैमिली ट्रस्ट की ललित कुमार मोदी ब्रांच बेटे रुचिर को सौंप दी। ललित मोदी ट्रस्ट के लाभार्थी नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने इस्तीफे का भी ऐलान कर दिया। इस ट्रस्ट को लेकर ललित मोदी की मां बीना और बहन के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। इस फैसले पर उनकी मां बीना मोदी ने अभी कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, ललित मोदी ने ट्वीट किया कि मैं जिस दौर से गुजर रहा हूं उससे यह सबक मिला कि अब रिटायर होने और आगे बढ़ने का वक्त है। यह बच्चों को बढ़ाने का वक्त है। मैं उन्हें सब सौंप रहा हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 1% अमीरों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति, 50% आबादी के पास सिर्फ 3% है संपत्ति। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे अमीर 1% अब देश की टोटल वेल्थ के 40% से ज्यादा के मालिक हो गए हैं। इस बात की जानकारी ऑक्सफैम ने हाल ही में जारी अपनी एक रिपोर्ट में दी है। इस स्टडी में ऑक्सफैम ने यह भी बताया कि देश की आधी यानी कि 50% आबादी के पास इंडिया की टोटल वेल्थ का सिर्फ 3% है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग के पहले दिन अपनी एनुअल इनक्वालिटी रिपोर्ट का इंडिया सप्लीमेंट में जारी करते हुए राइट्स ग्रुप ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने कहा है कि भारत के 10 सबसे अमीर पर 5% टैक्स लगाने से देश के सभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। ऑक्सफैम ने कहा है कि सिर्फ एक मिलेनियर गौतम अडानी को 2017 से 2021 के बीच मिले अनरियलाइज्ड गेन पर एक मुश्त टैक्स से 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाया जा सकता है। इन पैसों से 5 मिलियन यानी कि 50 लाख इंडियन प्राइमरी स्कूल टीचर्स को 1 साल तक सैलरी दी जा सकती है। ऑक्सफैम ने अपनी इस रिपोर्ट का टाइटल सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी रखा है। रिपोर्ट में ऑक्सफैम ने आगे कहा है कि अगर भारत के मिलेनियर्स पर उनकी टोटल वेल्थ पर 2% की दर से एक बार टैक्स लगाया जाए तो इससे देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस यूएई अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत, शेफाली श्वेता ने खेली धमाकेदार पारी। जी हां दोस्तों, अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम का विजय अभियान जारी है। सोमवार को बेनोनी में खेले गए मुकाबले में भारत ने यूएई को 122 रन से हरा दिया। यूएई को जीत के लिए 220 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन वह 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 97 रन ही बना सकी। भारतीय टीम की इस विशाल जीत में कप्तान शेफाली वर्मा और उप कप्तान श्वेता शेहरावत का अहम रोल रहा। श्वेता और शेफाली दोनों ने ही तूफानी पारियां खेली। श्वेता ने नाबाद 74 रन बनाए, वहीं शेफाली वर्मा ने 78 रनों की पारी खेली। दोस्तों, भारतीय टीम ग्रुप डी के अपने आखिरी मुकाबले में 19 जनवरी को स्कॉटलैंड का सामना करेगी। भारत ने अपने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से पराजित किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट, शीतलहर को लेकर आया नया अपडेट। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया कब मिलेगा सर्दी के सितम से छुटकारा। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम ठीक रहा। लोगों को शीतलहर और कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलती रही, लेकिन इस सप्ताह ठिठुरन थोड़ी बढ़ गई है। अब शीतलहर को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को नया अपडेट दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि शीतलहर की स्थिति 19 जनवरी से कम होने की संभावना है।
क्योंकि दो पश्चिमी विक्षोभ के तेजी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार पहला पश्चिमी विक्षोभ 18 जनवरी की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 20 जनवरी की रात से प्रभावित हो सकता है। इसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में चल रही शीतलहर के गुरुवार से कम होने की संभावना है, लेकिन इससे पहले मंगलवार सुबह तक उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश दुनिया में कोरोना का खतरा। यूएस में एक हफ्ते में 44% बढ़ा मौतों का आंकड़ा। 24 घंटे में जापान में 1 लाख से ज्यादा मामले मिले। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जब से कोविड महामारी शुरू हुई है तब से यह चौथी बार ऐसा हुआ है जब हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों का आंकड़ा इस लेवल पर पहुंचा हो। इनमें ज्यादातर मरीजों की उम्र 65 साल से ज्यादा है। पिछले एक हफ्ते में मौतों का आंकड़ा 44% बढ़ा है। अमेरिका में 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक 2705 लोगों की मौत हो गई। वहीं 5 जनवरी से 11 जनवरी तक 3907 लोगों की मौत हुई। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट XBB.1.5 का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में XBB.1.5 वेरिएंट के 80% मामले हैं।